अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आज अहम तरीन एक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार ने नईम अशरफ भट्ट जो कि ARY के सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको इंटरव्यू दिया है और इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। उनके जो इंटरव्यू है उसका मतन आपके सामने रखूँगा और उसके बाद फिर वो अब क्या वो पाना बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हर नट या बोल्ट के ऊपर जो है वो फिट होने की कोशिश करता है, या ऐसी क्या वजह है जो MQM उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, PSP उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही और वो अच्छा बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों से मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं। बुनियादी तौर पर वजह क्या है और क्या जिस तरह उन्होंने भी एतराफ़ किया, क्या जिस तरह उन्होंने एतराफ़ किया कि 12 मई में तमाम जमातें जो है मुलव्वस थीं, तो मैं वो भी हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा कि क्या MQM के अलावा भी अगर किसी और जमात कोई और भी जमात अगर किसी सड़क पर रोड पर उस दौरान 12 मई के किसी भी कत्लो गारतगिरी या फ़ैरिंग जलाओ घिराव में मुलव्वस थी, तो किसी और के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया या नहीं किया गया, वो फैक्ट्स भी आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद फिर बुनियादी तौर पर वजह क्या है कि किस शख्स ने या किस बड़ी शख्सियत ने PSP के अलावा यानी कि जो कौम परस्त जमातें हैं वो, और उसके बाद फिर PTI और MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनको एक ट्रक के ऊपर जो है वो ला खड़ा किया, और उसके बाद आखिरकार उनको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। मैं फारूक सत्तार साहब के इंटरव्यू की तरफ आने से पहले थोड़ी सी बात आपको वाज़ेह करता चलूँ कि नईम अशरफ भट्ट साहब जो है ऐसे सहाफ़ी हैं कि कभी उनसे फ़ोन पर रब्ता नहीं हुआ, कभी उनसे कोई बात नहीं हुई, शायद वो मुझे जानते भी हों, लेकिन उनकी खबरें ऐसी होती हैं जो सिस्टम के हिला देने वाली खबरें होती हैं। हमेशा वो गैर जानबदारी का मुज़ाहरा करते हैं, बड़ी बड़ी खबरें जो है वो ना सिर्फ जो मीडिया पर लाते हैं बल्कि मीडिया के साथ साथ अगले दिन अखबारात की भी ज़ीनत बनती हैं। इस कदर उनकी खबरों की अहमियत और इतनी बड़ी खबरें होती हैं, और हमेशा बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं। चूँकि फारूक सत्तार साहब का ताल्लुक़ कराची से, कराची में रहते हुए भी उन्होंने या उनसे किसी सहाफ़ी ने जो है वो इस तरह जो है वो बातें नहीं करवाई या बातें नहीं उगलवाई या इस तरह के सवाल नहीं किए जो नईम अशरफ भट्ट साहब ने अपने जो सवालात थे उसके ऊपर उन्होंने जवाबात लिए। अच्छा, बेशुमार, मैं चंद अरसे से कर रहा हूँ सहाफ़त, यहाँ बेशुमार ऐसे सहाफ़ी हैं जो MQM के हर फैक्ट्स को, हर तरह की MQM को रूज और ज़वाल उसका हर तरह करीब से देखा, यानी कि MQM की बनावट से लेके MQM की तश्कील से लेके आज तक MQM लंदन, पाकिस्तान या कोई भी रहनुमा उनको बड़े करीब से भी जानते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो लिखते नहीं हैं। लेकिन उनको बोलना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, हक़ाइक़ लोगों को बताने भी चाहिए। मैं बुनियादी तौर पर बिल्कुल एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ आपको, ज़ात पात या किसी कौम या इस कबीले की से दरकिनार, मैं एक कम्युनिटी बेस, यानी कि आप अगर मुट्ठी में बंद होंगे तो बड़े मजबूत होंगे। अगर आप बिखर जाएंगे तो आप फिर कोई भी ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती, आप हमेशा नाकाम रहेंगे। चाहे आप कम्युनिटी बेस हों, आप एक मोहल्ले में हों, या उससे सूबे, शहर, सूबे या मुल्क की सतह पर भी चले जाएं, तो आप हमेशा नाकाम होंगे। तो यहाँ मैं MQM की बात नहीं कर रहा, यहाँ एक जो कम्युनिटी है, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, ख़ासतौर पर उनको नुकसान हुआ है MQM के तितर बितर होने की वजह से। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि फैक्ट्स आपके सामने रखता रहूँ, क्योंकि कम्युनिटी को हमेशा नुकसान पहुँचाया, उनके आज भी लोग लापता भी हैं, उस कम्युनिटी के लोग आज भी जेलों में हैं, उस कम्युनिटी के लोग आज भी दरबदर फिर रहे हैं। बहुत सारे नुकसान बहुत सारे लोगों के हुए हैं, MQM के नाम की वजह से भी हुए हैं, MQM की वजह से भी हुए होंगे, बहुत बेशुमार नुकसान हुए हैं। लेकिन उसका जो है वो नुकसान जो हुआ है, जो लाखों करोड़ों की आबादी पर मुश्तमिल उर्दू स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, महाजर कम्युनिटी है, उनको नुकसान पहुंचा है। अब नुकसान पहुंचाने वाले कौन थे वो आप सब जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को मिसगाइड कौन करता था। अल्ताफ़ हुसैन साहब तो लंदन में थे, यहाँ कराची में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के उनको मिसलीड कौन करता रहा, मिसगाइड कौन करता रहा, कौन फैक्ट्स गलत गलत पेश करता रहा, जिसकी वजह से दरार पैदा हुई, जिसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हुआ। वरना आप खुद जब MQM कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, अभी बुनियाद ही हुई थी, ये चंद साल गुजरे थे, तो वहाँ से लेके आप खुद भी तस्वीरें देखेंगे तो आपको कोई बड़ा लीडर, यानी कि आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेके आसिफ जरदारी साहब या कोई भी ऐसा, जब अल्ताफ़ हुसैन साहब यहाँ से जलावतन भी हो गए 92 में, तो भी लोग, अगर वो ऐसे गद्दार थे, अगर वो ऐसे यानी कि मुल्क दुश्मन थे, तो वहाँ पर भी लोग उनसे जाके मिलते रहे, मुख्तलिफ इदारों के लोग भी मिलते रहे। तो ये अगर ऐसी खराबी थी तो फिर लोग वहाँ क्यों मिलते रहे, या मुख्तलिफ कौन सी ऐसी सियासी जमात या उनके जो लीडर थे जो अल्ताफ़ हुसैन साहब से नाम मिलते रहे हों। तो
बुनियादी तौर पर किसी और जमात ने नहीं, उनके अपने लोगों में, अंदर के लोगों ने जो अल्ताफ हुसैन साहब को मिसगाइड किया, मैं ये समझता हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, इस वजह से नुकसान यहाँ की कम्युनिटी को हुआ। अल्ताफ हुसैन साहब भी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, वहाँ हैं, सुकून से हैं, यहाँ पर भी बेशुमार लोग हैं जो अरब खरबपति बन चुके हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर नुकसान जिनका हुआ है ना, उनकी माँओं, बहनों, बेटियों से जाके पूछें किस तरह दर बदर घूम रही हैं, किस तरह अदालतों में धक्के खा रही होती हैं। हम हकायक देखते हैं, इसलिए गैर जानिबदार होते हुए हम फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। अच्छा, फारूक सत्तार साहब के जो मतन हैं उनके जो इंटरव्यू के, वो कहते हैं कि भाई, और उन्होंने वो खुशफहमी का शिकार थे कि 22 अगस्त के बाद जो है वो नई एमक्यूएम की तश्कील हो गई, यानी कि जो एक ग्रास रूट लेवल की एमक्यूएम थी या एक मिडिल क्लास तबके की जो जमात थी, उस तरह वो बनाना चाहते थे और वापस उसी लेवल पे ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं ले पाए। उनकी खुशफहमी थी क्योंकि करप्शन या बदउनवानी सरैयत कर चुकी थी। उनका कहना है कि एमक्यूएम, अगर पीपल्स पार्टी करप्शन में अगर बी है, ए है, तो एमक्यूएम बी जमात बन चुकी है, यानी कि इस तरह एमक्यूएम के अंदर वो खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि करप्शन जो है वो बेशुमार या एक सरैयत कर चुकी है। उसके बाद फिर वो खुद कहते हैं कि 12 मई में जो है वो सारी पार्टियां मुलविस थीं। हमने कायद जो अल्ताफ हुसैन साहब है उनको मना करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने कि 12 मई को जो है वो रैली नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रैली निकाली। ये फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं। लेकिन 7 साल बाद, इस इंसिडेंट के 7 साल के बाद, जो एक नाजिम और काला एक मुलजम पकड़ा जाता है, उसके कुछ मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि 12 मई में और किन जमातों के ऊपर हाथ डाला गया। अगर सारी जमातें ही इस मामले में मुलविस थीं तो उसमें नाजिम और काला जो है पकड़े जाते हैं, और उसके बाद फिर न्यू कराची के इलाके से तहकीकात होती है। इस दौरान जो डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दहशतगर्दों का इलाज मुआवजे का मुकदमा था, उसमें जब ATC ने वसीम अख्तर, रऊफ सदीकी और दीगर की, जब इन सब की, अनीस कैम खानी साहब की, इन सब की जब जमानतें मुस्तरद की, हम उस वक्त कब्र अदालत में मौजूद थे, हमने रिपोर्ट किया, सारे मीडिया ने देखा, तो उसके बाद फिर वसीम अख्तर साहब को भी ले लिया गया। अब पुलिस का कहना था कि जो नाजिम है, नाजिम ने एतराफ़ किया है कि वसीम अख्तर और फलां फलां जगह पे, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ JITs हम भी चलाते रहे, जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स हैं वो भी मंजर आम पर आती रही हैं कि 12 मई में कौन कौन मुलविस था, किन किन की हिदायत के ऊपर कहाँ कहाँ मीटिंग हुई, कहाँ कहाँ इजलास हुए, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैं कोई वो बात नहीं कर रहा। बुनियादी तौर पर जो 12 मई का जो इंसिडेंट हुआ, कत्ल गरतगिरी अगर किसी जमात से, किसी शख्स की, किसी की भी हुई, लेकिन उसके बाद अगर किसी को गिरफ्तार किया गया, किसी को मुकदमात का सामना करना पड़ा, या जो लोग जेलों में गए तो वो एमक्यूएम के ही लोग जेलों में गए, यानी कि 20-25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें वसीम अख्तर समेत दीगर लोग शामिल थे। चूँकि जब एक वाला, जो पहले वाला जो केस जिसका मैं बता रहा था, डॉक्टर आसिम वाला, उस केस में जब वो गिरफ्तार हुए तो पुलिस ने फिर इनकी गिरफ्तारी उस केस में भी डाल दी, यानी कि 12 मई में वसीम अख्तर साहब की, और उसके बाद फिर तहकीकात की, और उनकी भी एक इंटरोगेशन रिपोर्ट सामने आई थी, और उसके बाद फिर वो कुछ लोगों ने खबरें चलाई, लेकिन वो इंटरोगेशन जिसमें वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, वो इंटरोगेशन रिपोर्ट भी दब गई। अच्छा, उसके बाद फिर किसी एक जमात के खिलाफ भी, किसी एक कारकुन के खिलाफ या किसी को नामजद नहीं किया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को इंटरोगेशन नहीं की गई, किसी तहकीकात तफ्तीश नहीं की गई। लेकिन जो फारूक सत्तार जैसे आप आज कह रहे हैं, तो ये तो यानी कि इंसिडेंट तो हुआ है, कौन मुलविस था, उसके खिलाफ किसने तहकीकात करनी थी? यहाँ हमारे इदारों ने करनी थी, पुलिस ने करनी थी, इंटरोगेशन तफ्तीश तहकीकात उन्होंने करनी थी, किसी के खिलाफ नहीं हुई, और एमक्यूएम के खिलाफ हुई। अब वो इस कदर नाकिस और तफ्तीश थी, अगर ये लोग मुलविस भी थे तो वो मुल्ज़मान सारे के सारे बरी हो चुके हैं, सॉरी माजरत के साथ, वो अब जमानत पर आ चुके हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि फिर केस किस तरह बनाया गया। अगर ये लोग मुलविस भी थे, अगर दूसरे लोग भी, दूसरी पार्टियों के लोग भी मुलविस थे, तो उनके खिलाफ भी, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि 23 अगस्त को अल्ताफ हुसैन साहब के भाई बहनोई जो थे, यूनुस भाई, उन्होंने रब्ता किया था कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है इदारों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उनका स्टेटमेंट जो है अल्ताफ हुसैन साहब का दिखा दें। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उनको मना कर दिया, उनको इनकार कर दिया कि मैं जो है वो यानी कि वो इस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे, और मैं चूँकि अल्लाह ताल्लुक़ की इज़हार कर चुका हूँ, कता ताल्लुक़ कर चुका हूँ, अलहदा हो चुका हूँ, इसलिए मैं जो है वो नहीं करूँगा। अच्छा, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब की माफ़ी जो है वो पब्लिक नहीं करूँगा। अच्छा, अब चूँकि देखें बहुत सारे जो एमक्यूएम की जिस तरह तितर बितर हुई, नुकसान तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कम्युनिटी का हो रहा है,
जमात का नहीं हो रहा, जिसने जो पैसा बनाना था वो बना लिया। अल्ताफ़ हुसैन साहब की वजह से लोग जिन एमक्यूएम को वोट देते थे, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं है, ज़ाहिर है उनका कोई मेंबर या उनका कोई नामज़द करता कोई उम्मीदवार भी खड़ा नहीं होगा। तो उसके बाद इस अब की बार जब अगर इलेक्शन होंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये सब लोग जानते हैं। पीटीआई को कुछ लोगों ने दिए थे वोट, लेकिन उसके बाद पीटीआई भी बुरी तरह, जिस तरह उनकी कारकर्दगी रही है, तो उसके बाद फिर अब पीटीआई को कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ है कराची में इक़्तिदार की जंग। चूंकि पीपल्स पार्टी सकून में है, 100 एमपी लेके बैठे हुए हैं, 14-15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। अब अगला जो टेनोवर होगा, यानी कि 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो उसमें एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी को फिर कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए इक़्तिदार की जंग है, सब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको, चूंकि पीपल्स पार्टी देही इलाकों में मजबूत तरीन जमात बन चुकी है और उसके बाद शहरों में वो कोशिश करी कि उनको जगह मिले। तो इसलिए उन्होंने पहले कराची को तकसीम किया, यानी कि 6 ज़िलों से 7वां ज़िला बना दिया। उसके बाद फिर इलेक्शन बल्दियाती नहीं करवा रही, बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने तरमीम, बल्दियाती जो एक्ट था, ऑर्डिनेंस था या कानून थे, उनमें तरमीम कर ली। और उसके बाद फिर वो 4-6 महीने फिलहाल मेरे ज़राए बताते हैं कि वो प्रोग्रेस दिखाएंगे, यानी कि ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे। उसके बाद आवाम को कहेंगे देखिए हमने तो आपके लिए काम किया, एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया, फलां जमात ने कुछ नहीं किया, पीटीआई ने कुछ नहीं किया, हम आपकी हमदर्द भी हैं, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, लिहाजा शहरी वोट दें। अब फिर फारूक सत्तार साहब जो है वो कोशिश करते फिर रहे हैं, एजेंसियों को, इदारों से अप्रोच कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाके अप्रोच कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलने की, किसी न किसी तरीके से उनको किसी न किसी जगह पर फिट किया जाए। अब जो मेरे ज़रा है, जो आज़ाद ज़रा है, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि ना एमक्यूएम मुतहद हो पा रही है, ना फारूक सत्तार साहब की जगह बन पा रही है, तो वजह क्या है? तो उनका ये कहना है कि देखें, बानी एमक्यूएम की तो ज़ाहिर है गुंजाइश नहीं है, उनका कहना है कि गुंजाइश नहीं है, उनकी एंट्री हो नहीं सकती। उसके बाद फिर फारूक सत्तार साहब ने भी अपने आप को इस तरह गंदा कर लिया है, यानी कि वो जो कमिटमेंट करने के बाद जो है वो हमेशा जो है वो कमिटमेंट तोड़कर बहुत सारी चीज़ें करते रहे, इसलिए अब उनकी भी जगह नहीं बन सकती। और उसके बाद फिर एमक्यूएम के जो दीगर धड़े हैं वो साथ हो नहीं सकते। तो हम, यानी कि इदारे जो है उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, वो भी पीछे हट चुके हैं। तो यानी कि इस कदर जो है वो नुकसान पहुंचा लिया है एमक्यूएम के लोगों ने, आप जो अंदर के जो लोग थे उन्होंने इस कदर नुकसान पहुंचा लिया कि अब इनके मामले में कोई हाथ भी नहीं डालना। तो उसका ज़ाहिर है जब इस तरह तितर बितर रहेगी जमात या कम्युनिटी के जो सरकर्दा लोग होंगे, तो उसके बाद फिर अल्टीमेट जो फ़ायदा उठाएगी वो दूसरी या एक साहब इक़्तिदार जो जमात होगी वो उठाएगी। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा मुमकिन तौर पर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर मुश्किल कोई जमात पैदा कर सकती है तो वो अब जो ग्राउंड पर नज़र आ रही है, जो बहुत ज़्यादा आज़ाद ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी जो है वो एहतजाजी मुजाहरे भी कर रही है, जमात इस्लामी बल्दियाती कानून के खिलाफ जो है धरना भी दे रही है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से अब आवाम के पास कोई ऑप्शन अगर नहीं होगा, यानी कि अगर एमक्यूएम उनके पास ऑप्शन नहीं है, उन्होंने पीटीआई को भी इस्तेमाल करके देख लिया, तो फिर मुमकिन तौर पर नज़र आ रहा है कि वो जो फ़ायदा होगा या फ़ायदा पहुँचाएगी या आवाम जो किसी की तरफ आवाम की अगर उम्मीदें होंगी तो वो जमात इस्लामी की तरफ होंगी, क्योंकि अब शहरों में इक़्तिदार की जंग है, शहरों पर कब्जे की जंग है। और इस जंग को ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अपनी तरफ जीतना चाहती है, पीपल्स पार्टी अपनी तरफ खींचना चाहती है। एमक्यूएम मजबूत नहीं रही और पीएसपी भी जद्दोजहद कर रही है। अब देखते हैं कौन जो है वो कामयाब होता है। लेकिन जितने भी एहतजाज हो रहे हैं या एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उसका पीपल्स पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। पीपल्स पार्टी इन चीज़ों को घास नहीं डाली उनका, चूँकि वो समझते हैं कि वो उनके पास एमपीएस की तादाद बड़ी है और उसके बाद फिर वो कानून साजी इस कदर कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जगह अगर कोई और भी इस तरह जो है वो ताकत के साथ इक़्तिदार में होती तो शायद वो जमात भी ऐसा ही करती। तो बहरहाल ये संगीन सूरत हाल है। फिर किसी और जो है वो मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।